Assalamu alaikum. This is मोहम्मद नोमान here. Welcome back in Comprehensive Life. आज हम क्लास 9 की बायोलॉजी से नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है थ्योरी एंड लॉ या फिर प्रिंसिपल। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो पिछले अगर लेक्चर में जितने भी प्रीवियस लेक्चर गुजरे हैं, 2 लेक्चर जो हैं वो सारे के सारे जो थे वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और उनके एंड तक रिजल्ट तक आपने देखे थे। तो पहले बात जो हमारी थी वो सिर्फ रिजल्ट तक महदूद थी। आज हमने रिजल्ट से आगे चलना है, मतलब जो ये थ्योरी एंड लॉ है या फिर प्रिंसिपल है, ये पिछले जो प्रीवियस 2 लेक्चर हैं उनसे मिलता जुलता है। तो अगर मैं आपको पिछले लेक्चर की थोड़ी रिवीजन करा दूं तो वो ये थी कि सबसे पहले हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की रिकग्निशन की थी, उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन की थी, ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमने हाइपोथेसिस पेश किए थे, हाइपोथेसिस के बाद हमने डिडक्शन दी थी, डिडक्शंस के बाद हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमने रिजल्ट या फिर रिपोर्ट बनाई थी। यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब उससे आगे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप इस डायग्राम की तरफ देखिए। देखें, हमने साइंटिफिकली प्रॉब्लम्स में या फिर साइंटिफिक मेथड में हम सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की पहचान करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। उसकी पहचान के बाद हम ऑब्जर्वेशन की तरफ आते हैं। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट और फिर रिजल्ट। तो अगर रिजल्ट में ये बात को समझिएगा, अगर आपने ये समझ ली तो थ्योरी एंड लॉ की डेफिनेशन आपने फर्ज कर लें याद कर लिया आपने, अगर आपने ये अच्छे से समझ ली कि अगर आपका जो रिजल्ट था वो हाइपोथेसिस के मुताबिक दुरुस्त निकला, मतलब जो भी आपने अपना मफरूजा पेश किया था, जो भी आपने अपना अंदाजा लगाया था, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में इसकी एग्जांपल भी दी थी। तो अगर आपके अंदाजे के मुताबिक, हाइपोथेसिस के मुताबिक आपका रिजल्ट दुरुस्त आया, सही निकला, फिर आपने और हाइपोथेसिस पेश किए और वो भी, उनका रिजल्ट भी सही निकला। यहां तक बात क्लियर है? तो जब आप कोई हाइपोथेसिस पेश करते हैं, एक नहीं बहुत सारे, बार बार पेश करते हैं उनको और बार बार वो प्रूव्ड होते हैं, मतलब वो दुरुस्त साबित होते हैं। अगर बार बार आपके हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित होने लगे तो इसका मतलब है जो आपका ओरिजिनल हाइपोथेसिस है, जो आपने पेश किया था, न्यू हाइपोथेसिस जो है वो आपकी थ्योरी कहलाएगा। मेरी बात समझे कि अगर आपका हाइपोथेसिस दुरुस्त है, उसका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आया है, तो वो एक थ्योरी बन जाता है। और अगर आपका हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाता है, रिजल्ट में आप गलत साबित हो जाते हैं, तो फिर आप दोबारा से पीछे से हाइपोथेसिस पे जाते हैं, फिर उसकी डिडक्शन पेश करते हैं, फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में भी हमने 2 चीजें डिस्कस की थी। एक था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हमने डिस्कस किया था, और इसके साथ दूसरा था कंट्रोल ग्रुप, जो कि पिछला लेक्चर इन्हीं 2 ग्रुप्स के ऊपर था। तो इन 2 ग्रुप्स पे आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर आप दोबारा रिजल्ट निकालेंगे। अगर आपका रिजल्ट इफ नॉट प्रूव्ड, अगर वो सही नहीं आता, फिर आप दोबारा हाइपोथेसिस पे जाएंगे और फिर यहां तक आएंगे। अगर आपका रिजल्ट सही आता है, दुरुस्त आता है बार बार हाइपोथेसिस पेश करने पर, तो उसको आप कहेंगे थ्योरी। तो अब जब आपने एक थ्योरी पेश कर दी,
फिर जाहिर है और भी साइंटिस्ट होते हैं दुनिया में। तो फिर जब एक साइंटिस्ट ने एक थ्योरी पेश की, फिर अगर दुनिया के किसी कोने से किसी और साइंटिस्ट ने उस थ्योरी में से अपनी राय दी, मतलब उस थ्योरी के मुताबिक कुछ अपनी राय दी, मतलब उस पर क्वेश्चन उठाए, अगर तो उसके क्वेश्चन का जवाब उसमें मौजूद उसकी थ्योरी में मौजूद नहीं है, तो जो उसकी थ्योरी है वो डिस्प्रूव हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। मतलब यहां से ये हुआ कि थ्योरी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप? कि फिर से मैं अगर रिपीट करता हूं कि अगर कोई दूसरा साइंटिस्ट थ्योरी में अपनी राय, अपना मौकफ पेश करे कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, और उसका जो मौकफ है वो दुरुस्त साबित हो जाए, मतलब अगर वो कहना चाहे कि ये गलत है, ये ठीक है, और जो उसकी थ्योरी है वो उसके पॉइंट ज्यादा एक्यूरेट हो पहले वाली थ्योरी से, तो मतलब ये वाली जो पहले वाली थ्योरी होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर अगर किसी ने थ्योरी पेश की, दुनिया के हर कोने से, किसी कोने से साइंटिस्ट उठे, उन्होंने क्वेश्चन किए, अपने अपने मौकफ पेश किए, अपनी अपनी राय दी, और उनके कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं था, नहीं है जिसने आकर इसकी थ्योरी को रिजेक्ट किया। मतलब किसी के पास भी कोई ऐसी राय नहीं थी जो कि इसके खिलाफ हो, इस थ्योरी के खिलाफ हो, मतलब किसी साइंटिस्ट के किसी भी पॉइंट ने इस थ्योरी के रिजेक्शन के लिए कोई अपना मौकफ पेश नहीं किया। मतलब ये थ्योरी बार बार इस पर क्वेश्चन उठाने के बावजूद ये थ्योरी जो थी ये स्टिल रही, अपनी जगह पर कायम रही। तो मतलब ऐसी थ्योरी जिसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती, उसको हम लॉ कहते हैं। लॉ का मतलब भी होता है कानून, कि जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि सबसे पहले अगर मैं दोबारा से रिवाइज कराऊं कि आपने हाइपोथेसिस पेश किया, हाइपोथेसिस पेश करने के बाद आपने रिजल्ट निकाले, अगर तो आपके रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट हैं और आपने बार बार हाइपोथेसिस टेस्टिंग की उसकी और वो बार बार ठीक आते रहे, तो इसका मतलब है कि आपने जो रिजल्ट निकाले वो आगे जाकर वो क्या बने, थ्योरी बने। और फिर थ्योरी भी आपने बार बार टेस्टिंग की उस थ्योरी के, और बार बार टेस्टिंग करने के बाद भी वो जो थ्योरी है वो प्रूव्ड रही, बिल्कुल दुरुस्त रही, अपनी असल हालत में रही, उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती, तो फिर वो आगे जाकर लॉ बन गई, या प्रिंसिपल कह लें आप। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आइए अब इनकी हम डेफिनेशन और एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की मजीद कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें, तो इसकी डेफिनेशन है थ्योरी वंस अ हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड, कि पहली मर्तबा हाइपोथेसिस जो थी प्रूव्ड हो गई, देन साइंटिस्ट डेवलप मोर हाइपोथेसिस फ्रॉम इट एंड टेस्ट देम, उन्होंने इससे और हाइपोथेसिस डेवलप किए और उसको टेस्ट करते रहे। इफ द न्यू हाइपोथेसिस अगेन प्रूव, वही बात कि बार बार टेस्ट करने के बाद फिर भी आपका हाइपोथेसिस एक्यूरेट है, सही है, दुरुस्त है, तो जो आपका ओरिजिनल हाइपोथेसिस होगा इज बिकम अ थ्योरी, वो थ्योरी बन जाता है अगर उसमें कोई तब्दीली ना हो। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल इसको अगर हम देखें, इसकी एग्जाम्पल बहुत इजी एग्जाम्पल लिया है मैंने आपको समझाने के लिए कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, समझ लें आपके इल्म में इजाफा होगा कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मतलब इर्तका, किसी भी चीज का तब्दील होते रहना। अब जैसे कि अब थ्योरी की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि थ्योरी डिसप्रूव भी हो सकती है। जैसे कि लेमार्क एक साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि पहले के जमाने में सांप की टांगे हुआ करती थी, मतलब जो सांप थे वो अपनी टांगों पर चलते थे, तो फिर जो सांप थे वो चल 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 के उनकी जो टांगे थी वो घिसना शुरू हो गए, और वो घिसती 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 बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो फिर जब उन्होंने, जो उनकी न्यू जनरेशन आई, जब उन्होंने न्यू डेवलपमेंट की, तो उनकी जो नई नस्ल आई तो उसमें टांगे थी ही नहीं, तो इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया कि ऐसा नहीं है। तो और भी इसके बहुत से एविडेंस थे, बहरहाल मैं आपको बस एग्जांपल देना चाह रहा था कि जो थ्योरी है वो डिस्प्रूव हो सकती है।
और अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ में है या फिर प्रिंसिपल कह लें, अ थ्योरी दैट इज प्रूव्ड अगेन एंड अगेन इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट्स टू डिसप्रूव देन द थ्योरी बिकम अ लॉ या प्रिंसिपल। कि वही बात कि अगर आप थ्योरी पे मजीद टेस्ट करते रहे और उसके बाद भी आपकी जो थ्योरी है वो दुरुस्त आए, तो फिर वो आगे बनकर आगे आगे जाकर वो लॉ बन जाती है। अगर अगर इसकी एग्जांपल देखें तो जस्ट आपने इसको बस एग्जांपल के तौर पे लिख लें, आगे फर्दर जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो इसको भी स्टडी करेंगे। तो इसमें देखें कि मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब मेंडल एक साइंटिस्ट है, इसने कहा था कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जीन पेयर सेपरेट, कि गैमेट्स बनने के दौरान जो जीन्स के पेयर्स हैं वो अलहदा हो जाते हैं। तो कोई भी दूसरा साइंटिस्ट आज तक ऐसा नहीं आया जिसने इस थ्योरी को डिसप्रूव किया हो। मतलब इसने भी अपनी थ्योरी ही पेश की थी लेकिन इसको कोई डिसप्रूव नहीं कर सका, इसलिए इसकी थ्योरी लॉ बन गई। तो ये थी हमारी आज की दो डेफिनेशन, समझ लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और आज का लेक्चर भी नहीं दो पे डिपेंड करता था। तो इसमें हमने पढ़ा कि थ्योरी क्या होती है और उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसकी एग्जांपल देखी, और उसके बाद हमने लॉ को डिस्कस किया या फिर प्रिंसिपल कह लें उसको, उसकी हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया और उसकी एग्जांपल देखी। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।